हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है उत्पादन के कारक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्पादन के कारक क्या होता है। लिखा हुआ है कि वे सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती हैं या देते हैं उन्हें उत्पादन के कारक बोलते हैं। मतलब वे सभी वस्तुएं या सेवाएं, ठीक है, जो हमारी क्या करते हैं, उत्पादन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोला जाता है, उत्पादन के कारक बोलते हैं, जिसको हम लोग उत्पादन के साधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारी अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 आधारभूत कारक होते हैं। ठीक है, उत्पादन के 4 आधारभूत कारक होते हैं। पहले का नाम है भूमि, जिसको अंग्रेजी में लैंड बोलते हैं। दूसरे का नाम है पूंजी, जिसको कैपिटल बोलते हैं। तीसरे का नाम है श्रम और चौथे का नाम है उद्यमशीलता, जिसको इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन के कारक के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले कारक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है भूमि। अब भूमि होता क्या है, साधारण बोलचाल की भाषा में हम भूमि को जमीन समझते हैं, यानी जिस पर हम खड़े हैं, परंतु अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसका जो मतलब होता है, जो इसका अर्थ होता है, कुछ अलग होता है। तो आइए देखते हैं भूमि का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर, सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनके द्वारा हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि उन्हें भूमि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जंगल, वनस्पतियां, जलवायु, खनिज पदार्थ जो हमारे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, उन सब को हम क्या करते हैं, भूमि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, और भूमि क्या है, पृथ्वी पर क्या है, ये एक प्रकार का निःशुल्क उपहार है जो हमें मिला है प्राकृतिक चीजों से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भूमि क्या है। भूमि का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर या सतह के नीचे या सतह के ऊपर जितने भी प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत भूमि मानते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं, कुछ शब्द देख लेते हैं। अचल, भूमि क्या है, एक अचल संपत्ति है, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, तो भूमि को क्या माना जाता है, एक अचल संपत्ति माना जाता है। फिर इसके बाद अविनाशी, भूमि क्या है, अविनाशी है। इसका जो मतलब कि ये अविनाशी है, इसको क्या है, ये लंबे समय तक जीवित रहेगी, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, निष्क्रिय साधन, यानी भूमि क्या है, एक निष्क्रिय साधन है। ठीक है, अनएक्टिव रिसोर्सेस है, जब तक इस पर हम कोई काम नहीं करते हैं तब तक इसका क्या होगा, हमें कोई भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद सीमित मात्रा, भूमि की हमारे पृथ्वी पर क्या है, काफी सीमित मात्रा है, यानी सीमित मात्रा में ये हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो आपको पहले कारक के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरे कारक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे कारक का नाम है पूंजी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, धन, यानी आपके पास जो पैसा मौजूद है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में इसका जो अर्थ होता है काफी अलग होता है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। पूंजी का अर्थ धन व संपत्ति से लगाया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग धन बोलते हैं या संपत्ति बोलते हैं, पूंजी को। परंतु अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ संपत्ति या धन के उस भाग से होता है जो और अधिक आय उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी पूंजी क्या होता है, एक ऐसा धन या संपत्ति का भाग होता है जो और अधिक धन कमाने या और अधिक उत्पादन करने या और अधिक आय कमाने के लिए क्या की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर क्या लिखा हुआ है, समस्त पूंजी संपत्ति होती है। मतलब आपके पास जितनी भी पूंजी है वो संपत्ति होती है, परंतु समस्त संपत्ति पूंजी नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और चीजें भी हम लोग जान लेते हैं। निष्क्रिय साधन, ये भी एक प्रकार की क्या है, भूमि की तरह एक निष्क्रिय साधन है। जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लिए क्या है, बेकार है, और ये किसी भी प्रकार का हमें आय या उत्पादन करके नहीं दे सकती है। ठीक है, आपको दूसरा कारक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग तीसरे कारक के पास चलते हैं। तीसरे कारक का नाम है श्रम, जिसको हम लोग लेबर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब श्रम क्या होता है, श्रम का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, मेहनत करता है, तो वो क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका अर्थ क्या होता है,
धन कमाने के उद्देश्य से किया गया प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक कार्य श्रम कहलाता है। यानी मनुष्य के द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? श्रम कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है कि श्रम के अंतर्गत शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के श्रम को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक मानसिक श्रम कर रहा हूँ। फैक्ट्री में कोई मजदूर किसी प्रोडक्ट या किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है तो शारीरिक श्रम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग शारीरिक तथा मानसिक श्रम को सम्मिलित करते हैं। आगे श्रम उत्पादन का एक, ये वाला देख लेते हैं पहले। श्रम के अंतर्गत मनुष्य के परिश्रम को ही सम्मिलित किया जाता है। यानी श्रम के अंतर्गत उन सभी मानवीय श्रम को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य के द्वारा की जाती है। अगर कोई वस्तु के द्वारा कोई श्रम किया जा रहा है, किसी मशीन के द्वारा कोई श्रम किया जा रहा है तो उसको हम लोग श्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आगे लिखा हुआ है कि श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन है, ठीक है। श्रम क्या है? उत्पादन का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय साधन है। सक्रिय मतलब कि क्या? एक एक्टिव रिसोर्सेस है। बिना इसके ये दोनों संसाधन भूमि और पूंजी बेकार है, ठीक है। तो श्रम क्या है? उत्पादन का एक क्या है? सक्रिय साधन है। आगे श्रम नाशवान है। नाशवान का मतलब क्या होता है? जैसे ही हम मेहनत करते हैं वो मेहनत मेरा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। और उस मेहनत को हम बचा के नहीं रख सकते। भूमि को हम कुछ हद तक बचा के रख सकते हैं, पूंजी को भी बचा के रख सकते हैं, लेकिन श्रम एक ऐसा उत्पादन का कारक होता है जिसको हम लोग लंबे समय तक बचा के या जुटा कर नहीं रख सकते। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नाशवान, ठीक है। ये नाशवान है, एक समय बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। फिर पूंजी के विनियोग से श्रम को बढ़ाया जा सकता है। अगर अपने देश में हम अच्छे से श्रम के ऊपर अपनी पूंजी लगाएं तो हम श्रम को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब श्रम को कैसे बढ़ाया जाता है? जब हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ठीक है, उस पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य क्या बनता है? एक अच्छा श्रमिक बनता है। तो पूंजी के विनियोग से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? इसके अभाव में उत्पादन नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपके उत्पादन के कारक में श्रम आपके पास नहीं है तो ये भूमि और पूंजी दोनों ही क्या है? बेकार है, ठीक है। तो इसके अभाव में या इसके बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य संभव नहीं है। और श्रम किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको उत्पादन का तीसरा कारक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चौथे कारक के पीछे चलते हैं। उद्यमशीलता, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? उद्यमशीलता का मतलब होता है जोखिम लेने की क्षमता। यानी अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत जोखिम लेने की क्षमता है तो वो व्यक्ति क्या है? उद्यमी है। और उसके द्वारा जो जोखिम लिया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उद्यमशीलता कहा जाता है, ठीक है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जोखिम लेना ही उद्यमशीलता कहलाता है। अगर हम किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या किसी वस्तु या सेवा का निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिस्क लेना पड़ता है, जोखिम लेना पड़ता है। वही जोखिम लेने की क्षमता क्या कहलाती है? उद्यमशीलता कहलाती है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? जिसमें कोई व्यक्ति नए आविष्कारों, विचारों और उत्पादन करने के लिए क्या करता है? जोखिम लेता है, ठीक है। इसके अभाव में भी तीनों कारक बेकार हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास क्या है? भूमि है, पूंजी भी है, श्रम भी है, लेकिन वो किसी भी काम को करना नहीं चाह रहा है या किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रक्रिया को करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, तब तक क्या होगा? ये तीनों साधन क्या होंगे? बेकार होंगे। तो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में या किसी भी वस्तु के निर्माण में उद्यमशीलता का होना क्या है? काफी ज्यादा जरूरी है। अगर उद्यमशीलता अगर व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई भी प्रकार का उत्पादन कार्य संभव नहीं हो पाएगा। आगे लिखा हुआ है इसमें कि उद्यमी के उद्यमशीलता के प्रतिफल के रूप में लाभ मिलता है। यानी उद्यमी जो भी जोखिम लेता है
उस जोखिम से उसको क्या मिलता है, या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। जैसे आप किसी व्यापार को शुरू कर रहे हो, तो व्यापार को शुरू करने के लिए आपको भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए और श्रम चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों चीज आपके पास आ गए, तो तीनों चीजों को क्या करना होगा, आपको एकत्रित करना होगा, उसको व्यवस्थित करना होगा, उसको इस प्रकार से बैलेंस में बैठाना होगा ताकि आप किसी भी काम को आसानी से कर सको, ठीक है। अगर आप उन कामों को आसानी से कर लेते हो तो आप क्या हो, एक अच्छे उद्यमी हो, ठीक है। आपके अंदर उद्यमशीलता का गुण है और आपको उस काम से क्या होगा, भविष्य में जरूर लाभ होगा, ठीक है। तो ये उत्पादन का चौथा कारक था जिसको बोलते हैं उद्यमशीलता, ठीक है। मैं कुछ और टॉपिक बताने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन चारों कारक के प्रतिफल के बारे में, ठीक है। जैसे आप किसी व्यक्ति से अगर क्या करते हो, भूमि उधार पर लेते हो या भूमि किराए पर लेते हो, तो भूमि के प्रतिफल के बदले आप क्या दोगे, उनको क्या दोगे, किराया दोगे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भूमि का प्रतिफल क्या होता है, किराया होता है, ठीक है। जैसे आपको किसी उत्पादन का काम करना है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से या अपने मित्र से क्या करते हो, उसका कोई घर या उसकी जमीन या उसकी भूमि क्या करते हो, उधार में लेते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसकी भूमि को उधार पर लेते हो तो बदले में आप कुछ ना कुछ चुकाओगे, तो क्या चुकाओगे, किराया चुकाओगे। तो भूमि पर दिया जाने वाला जो भुगतान होता है वो क्या होता है, किराया होता है। फिर इसके बाद अगर आप क्या करते हो, किसी भी प्रकार का उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हो तो आप पूंजी लगाते हो, ठीक है। अब पूंजी को क्या करते हो, हमेशा बढ़ाने का क्या करते हो, आप प्रयास करते हो, ठीक है। तो पूंजी का जो प्रतिफल होता है उसका नाम है ब्याज, ठीक है। पूंजी का जो प्रतिफल होता है उसका ब्याज। मान लीजिए आपके पास पूंजी नहीं है, ठीक है, आप बैंकों के पास जाओगे, साहूकारों के पास जाओगे या किसी अन्य वित्तीय संस्था के पास जाओगे जहां पर जाकर आप पूंजी उधार लोगे, ठीक है। अब बदले में आपको कुछ ना कुछ चुकाना होगा, तो क्या चुकाओगे, ब्याज चुकाओगे। तो पूंजी के प्रतिफल के रूप में मिलने वाला जो चीज होता है वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। फिर आते हैं श्रम, ठीक है। श्रम कौन करता है, मनुष्य करता है। किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक क्रिया क्या कहलाती है, श्रम कहलाती है। अब श्रम का भी कोई ना कोई प्रतिफल होता है, ठीक है। तो श्रम का जो प्रतिफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मजदूरी, ठीक है। और भी इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे वेतन, या इसको आप पारिश्रमिक भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी एक फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो क्या पाता है, मजदूरी पाता है। एक ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो क्या पाता है, वेतन पाता है, ठीक है। मजदूरी और वेतन को पारिश्रमिक बोला जाता है, ठीक है। श्रम के बदले मिलने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है। तो श्रम क्या प्रतिफल क्या होता है, ठीक है, मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक होता है। फिर आते हैं उद्यमशीलता के प्रति प्रतिफल क्या मिलता है। तो उद्यमशीलता के प्रति प्रतिफल क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है, लाभ, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप उत्पादन के जो चारों कारक है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है। तो आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।